नमस्ते, वेलकम टू हार्ट बीट एपिसोड। पास और फेल का सिलसिला हमेशा चलता रहता है और हम लोग कहते हैं पास अच्छी चीज़ है और फेल ख़राब चीज़ है। हार्ट के बारे में भी ऐसे ही कहा जाता है कि हार्ट फेल कर गया, और कुछ लोगों को क्वेश्चन होता है, कुछ कभी कभी किसी चीज़ को लेकर अपने किसी कंप्लेन को पकड़ के बोलते हैं कि शायद मेरा हार्ट फेल कर गया है। ये ऐसा हो सकता है कि आप जीवित हों और आपका हार्ट फेल कर गया हो? अकॉर्डिंग टू मी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं, हार्ट फेलियर। सो व्हाट एग्जैक्टली इज़ हार्ट फेलियर? हार्ट फेलियर है क्या? पहले तो ये समझे कि फेलियर का मतलब क्या है। यहाँ फेलियर का मतलब जो हम लोग जो नॉर्मल पास और फेल या जो फेलियर जो बाकी जगह पर कहा जाता है कि हमने एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड को नहीं पाया तो उसको कहा जाता है फेल। मेडिकल साइंस में आपको शायद पता हो कि नहीं, हम लोगों का जो फेलियर का स्टैंडर्ड जो होता है 50 से नीचे, जो आदमी 100 में 50% से नीचे लाता है उसको फेल माना जाता है। बाकी जगह पर 35% होता है और हर जगह का थ्रेशोल्ड अलग होता है। ठीक उसी प्रकार जब हम लोग यहाँ हार्ट फेलियर वर्ड यूज़ करते हैं हार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ कहा जाता है हार्ट की पंपिंग जो है वो रिड्यूस हो गई है, इम्पेयर्ड हो गई है। मतलब उसकी पंपिंग जो पहले थी वो पहले से कम हो गई, उसकी पावर घट गई, उसी को कहा जाता है हार्ट फेलियर। और उसको डायग्नोस कैसे किया जाए? सो डायग्नोसिस इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर आपके कुछ सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम जो आता है लोगों को वो होता है सांस फूलना, चलने में सांस फूलना, काम करने में सांस फूलना, जो कि पहले नहीं था। और ये भी क्लियर है कि उन पेशेंट को कभी रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं रहे हैं। आपको थकावट हो जा रही है, आपका पैर में सूजन आ जा रहा है, ये सारे सिम्टम अगर कोई भी कॉम्बिनेशंस में आ रहे हैं तो इसको माना जाता है कि आपका हार्ट का पंपिंग पर कुछ अफेक्ट पड़ा है। और ये कहाँ से शुरू हुआ वो अलग बात है, लेकिन ये सिम्टम हार्ट फेलियर के हैं और उसका फिर इवेल्युएशन होना चाहिए। और इवेल्युएशन में क्या बेसिक टेस्ट है? उसमें बेसिक टेस्ट हम लोग जो कहते हैं कि हार्ट कार्डियोलॉजी के कहा जाता है 90% डायग्नोसिस आपका ईसीजी और ईको से हो जाता है। इसमें ईको का बहुत बड़ा रोल रहता है। ईको आपके हार्ट के चैम्बर्स के साइज़, वाल्व का स्टेटस और पंपिंग, ये तीन चीज़ का क्लियर कट इन्फॉर्मेशन देता है कि आपकी पंपिंग कितनी बची हुई है या कितनी है आज के डेट में, आपके वाल्व कैसे काम कर रहे हैं, सारे चारों के चारों वाल्व्स क्लियरली दिखते हैं, और फाइनली आपका मसल्स की पावर कितनी है। सो हार्ट की पंपिंग कितनी है ये पता चल जाता है। सो हार्ट फेलियर चल रहा है तो वो ईको में क्लियरली पता चल जाता है और किस टाइप का हार्ट फेलियर है। कभी कभी हार्ट फेलियर जो रहते हैं वो उसमें पंपिंग रिड्यूस होती है, जो कि कॉमनता देखी जाती है। कभी कभी हार्ट की पंपिंग प्रिजर्व भी रहती है, जो कहते हैं हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्शन। आई विल नॉट गो फॉर द सेकंड पार्ट बिकॉज वो कॉमन टाइप की चीज़ नहीं है और उसका डायग्नोसिस भी कभी कभी डिवोर्स होता है। लेकिन हाँ, हार्ट की पंपिंग वीक हो गई वो एक स्टेब्लिश कंडीशन है। कोई भी हार्ट कंडीशन, वो कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज मतलब हार्ट के होल से लेकर, हार्ट के इन्फेक्शन से लेकर, हार्ट के वाल्व के प्रॉब्लम से लेकर, या हार्ट के खून की नलियों का प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम अगर लगातार चलता रहेगा तो हार्ट की पंपिंग को अफेक्ट करता है। और उसमें कहते हैं हार्ट के लेफ़्ट साइड का जो चैम्बर होता है धीरे धीरे करके फैलना शुरू होता है, जिसको कहते हैं कि हार्ट इनलार्जमेंट होता है। और उसकी जो पंपिंग जो कि मतलब ब्लड को सक करके पुश करने की जो ताकत होती है वो घट जाती है, इसको कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन। ये एक मतलब पैरामीटर, जैसे आप बल्ब कहते हैं ना कि बल्ब को देख के हम लोग बोलते हैं कि 100 वाट का है, 60 वाट का है। तो नॉर्मली जो हम लोगों का हार्ट का जो पंपिंग होता है वो होता है 60+, मीन्स 55 to 60+। मतलब हार्ट जितना ब्लड कलेक्ट कर रहा है उसका एक 60% वो इजेक्ट कर देता है। अगर यही इजेक्शन फ्रैक्शन जब रिड्यूस होता है तो हम लोग बोलते हैं हार्ट फेलियर विद रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन, और इसी को कहा जाता है हार्ट फेलियर। सो 35 से नीचे को माना जाता है कि सीवियर, और 35 to 45 के बीच में मॉडरेट, और 45 to 55 के बीच में माइल्ड माना जाता है। ये इस तरीके के 3 ग्रेडिंग किए जाते हैं और इसका कारण ढूंढना होता है कि किस कारण से स्टार्ट होता है। मुख्यतः जो हम लोग मोस्ट कॉमनली जो देखते हैं कि किन लोगों में हार्ट अटैक आया रहता है, उनमें हार्ट धीरे धीरे करके वीक हो जाता है अगर वो ट्रीटमेंट प्रॉपरली नहीं करते, या हार्ट अटैक के टाइम में टाइमली हॉस्पिटल में नहीं पहुंच पाते। सो इसीलिए लास्ट टाइम हमने एपिसोड में बताया था कि हार्ट अटैक आता है तो टाइम मत मिस कीजिए, हॉस्पिटल पहुंचे और आप वहां पर ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी स्टार्ट होने से हार्ट की पंपिंग को मेंटेन किया जाता है। दूसरा आता है कि पेशेंट्स को कभी कभी वायरल इलनेसेस होते हैं जिसमें कफ, कोल्ड या डायरिया के सिम्टम्स आए होते हैं, जो कि 2 हफ्ते 4 हफ्ते पहले होते हैं, और धीरे धीरे करके वो हार्ट को अफेक्ट करते हैं और हार्ट का पंपिंग को वीक कर देते हैं। कितने लोगों में कफ एंड कोल्ड बहुत पहले आया रहता है और उनका पता भी नहीं चलता, वो हार्ट के अफेक्ट करके जा चुके होते हैं, और हार्ट जो रहता है धीरे धीरे करके उसकी पंपिंग रिड्यूस होती है। और ये
कभी कभी पेशेंट को पता भी नहीं चलता है, क्योंकि वो धीरे धीरे करके अपने लाइफस्टाइल को भी चेंज कर लेते हैं। सो अगर वो ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव है तो सिम्टम्स को मैच करना होता है कि जो काम करने में पहले उनको थकावट नहीं आती थी, वो थकावट शुरू हो गई, सांस फूलना शुरू हो गया। सो सम टाइम बिना कारण के, या सम टाइम कहते हैं हम लोग वायरल इलनेसेस के कारण होते हैं, उसके कारण भी हार्ट का पंपिंग वीक हो जाता है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट कारण रहता है कि पेशेंट को अगर शुगर, बीपी या ओबेसिटी रहा है, या पेशेंट का वाल्व डिसफंक्शन है, मतलब वाल्व में लीक रह रहा है, तो धीरे धीरे करके हार्ट की पंपिंग अफेक्ट करती है एंड बाद में आपका सांस फूलना स्टार्ट होता है। बट जो एक जो इम्पॉर्टेंट कंडीशन जो कहते हैं कि हार्ट की मसल्स जो बिना कारण के, जो कहते हैं इडियोपैथिक, मतलब बिना कारण के उसकी ताकत खत्म हो गई, उसको कहते हैं इडियोपैथिक कार्डियोमायोपैथी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कारण है कि बिना कारण के हार्ट की पंपिंग चली गई। अब उसके बाद करना क्या रहता है, ट्रीटमेंट करना होता है। सो डायग्नोसिस हुआ, ईसीजी, इको किया गया और उससे हम लोग को पता चला कि हार्ट की पंपिंग वीक हो गई। और ट्रीटमेंट भी बहुत फिक्स्ड है। पहला लेवल का जो ट्रीटमेंट होता है तो कहते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट मीन्स हम लोग दवाइयाँ देते हैं और इसके लिए कुछ इस्टेब्लिश ट्रीटमेंट है। सो 4 ड्रग्स रहती हैं जिसको कहते हैं 4 पिलर्स ऑफ द ड्रग्स। वो ड्रग्स देने से मोस्ट ऑफ द टाइम 80 to 90% टाइम पेशेंट के सिम्टम्स रिलीव हो जाते हैं और वो कुछ सालों तक रिलीव रहते हैं। कुछ टाइम के बाद हो सकता है डिजीज़ प्रोग्रेस करे, या आप मेडिसिन प्रॉपरली नहीं ले रहे हैं, या डिजीज़ का टेम्पो कुछ फास्ट है, तो उस कंडीशन में हो सकता है आपके सिम्टम्स बने रहें और फिर हम लोगों को नेक्स्ट लेवल ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में प्लान करना होता है। लेकिन दवा लेने के बाद पेशेंट मोस्ट ऑफ टाइम अपने सारी एक्टिविटी कर पाता है, एक लिमिटेशंस, कुछ लिमिटेशंस को लेकर। जैसे एक नॉर्मल आदमी दौड़ना चाहता है, तेज़ी में दौड़ सकता है। हार्ट फेलियर के मरीज में जब दवा लेता है तो भी दौड़ सकता है, लेकिन नॉट लाइक नॉर्मल पर्सन। उसको अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा ओवर द टाइम एंड देन ही कैन गो अप टू ए लेवल। सो उसके कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं, बट स्टिल ही कैन एंजॉय अ वेरी एक्टिव लाइफ। दूसरा रहता है कि अगर आपका ड्रग्स दिए गए उसके बाद आप यू आर नॉट डूइंग गुड, तो नेक्स्ट लेवल क्या होता है, तो उसमें हम लोग 2 ही ट्रीटमेंट बचते हैं। एक जो ट्रीटमेंट कहते हैं हम लोग कहते हैं CRT, कार्डिक रिसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी। मतलब इसमें हम लोग एक स्पेशल टाइप का पेसमेकर डालते हैं जो कि हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को नॉर्मलाइज करता है, जो कि कुछ पर्टिकुलर चुनिंदा हार्ट फेलियर के मरीजों में ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और वो आपका ECG और इको देखने के बाद हम लोग बता पाएंगे कि हाँ, इस मरीज में ये चीज़ काम करेगी कि नहीं करेगी। एंड मोस्ट ऑफ टाइम वो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट या कार्डियोलॉजिस्ट देख के आपको बता देते हैं कि हाँ, आपको CRT की ज़रूरत है और उसको उस टाइम में ऑप्ट करना चाहिए। नो डाउट इट इज़ अ कॉस्टली, 7 से 10 लाख का इसका ट्रीटमेंट आता है एंड डिपेंडिंग अपॉन द हॉस्पिटल, बट योर क्वालिटी ऑफ लाइफ बिकम बेटर प्रोवाइडेड यू कैन फाइनेंशियली इन्वेस्ट फॉर दैट प्रोसीजर। और ये ओपन हार्ट सर्जरी जैसा नहीं है, एक छोटा सा प्रोसीजर रहता है जिसमें 3 तारे हम लोग हार्ट के अंदर में डालते हैं। एक खून की नलियाँ जो रहती हैं, जो कि हाथ से हार्ट के अंदर कनेक्ट रहते हैं, उसी के थ्रू 3 तारे डाली जाती है। लोकल एनेस्थीसिया में किया जाता है मोस्ट ऑफ टाइम, और पेशेंट को 2 या 3 दिन में डिस्चार्ज कर दिया जाता है। और जो वूंड रहता है बहुत छोटा सा रहता है, जो कि जैसे कहा जाता है स्किन के अंदर में कुछ सूचस दिए रहते हैं। और पेशेंट्स का लाइफ विथ माइनर रिस्ट्रिक्शंस ही कैन डू मोस्ट ऑफ द वर्क व्हाट ही वाज डूइंग बिफोर द ऑपरेशन। और तीसरा जो ट्रीटमेंट जो रहता है, मान लीजिए कि हम लोग उन पेशेंट को अगर CRT नहीं दे पाते हैं तो नेक्स्ट क्या है, दैट इज़ कॉल्ड कार्डिक ट्रांसप्लांट। कार्डिक ट्रांसप्लांट इज़ वन ऑफ द फाइनल एंड एस्टेब्लिश ट्रीटमेंट। कुछ सेंटर्स में इसकी फैसिलिटी रहती है और उसमें हम लोगों को फिर इनरोल करना पड़ता है जीवन दान प्रोग्राम में। पेशेंट का इवैल्यूएशन होता है, डोनर लिस्ट में डाला जाता है, रिसिपिएंट लिस्ट में उनको डाला जाता है, और उसके बाद जब उनका कॉल आता है उस टाइम में इस ऑपरेशन को किया जाता है। इट इज़ अ वेरी सक्सेसफुल ऑपरेशन। अगर अच्छे सर्जन टीम से किया गया तो पेशेंट्स का लाइफ ऑलमोस्ट नॉर्मल हो जाता है। ही कैन डू ऑलमोस्ट ऑल। स्टार्टिंग के कुछ महीने प्रॉब्लम रहते हैं, प्रॉब्लम मतलब पेशेंट का इवैल्यूएशन क्लोज फॉलोअप रहता है, लेकिन अगर जब ये रिजेक्शन वाला पार्ट निकल जाता है और पेशेंट का सारा चीज़ सेटल हो जाता है, देन ही इज़ ऑलमोस्ट लाइक ए नॉर्मल पर्सन। सो मेडिसिन, डिवाइस थेरेपी एंड ट्रांसप्लांट, ये 3 लेवल के ट्रीटमेंट है विथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। सो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या करना है, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट एपिसोड। सो सी यू नेक्स्ट टाइम। नमस्ते।